اللہ نے मेरी मदद की और मैं कामयाब रहा। खालिदा हैरानो परेशान कभी डॉक्टर को और कभी सगीर को देखती थी। सगीर के कहने पर वो उसके साथ चल पड़े। क्या ये कोई आसान काम था कि संतरियों की आवाजें करीब आते ही ये तीनों सरकंडों के अंदर चले गए और फिर इन्होंने दोनों संतरियों को मार भी डाला। ये काम इतने आसान नहीं थे जितनी आसानी से लिख दिए गए थे। इसके लिए हाजिर दिमागी की जरूरत थी और फिर हौसला कायम रखना था और फिर सोचकर फौरी तौर पर फैसला करना था कि अब क्या किया जाए और ये भी कि अब संतरियों की अगली हरकत क्या होगी। ये सही है कि खतरे के वक्त इंसान की सारी जिस्मानी तवानाई मरकूज हो जाती है, लेकिन इसके साथ दिमाग का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो आदमी बुरी तरह पिट जाता है। आमतौर पर ऐसे कारनामों को अगर नामुमकिन नहीं तो इतना दुश्वार जरूर समझा जाता है कि कोई औसत दर्जा ज़हन का आदमी ऐसा खतरा मोल लेता ही नहीं। मुसलमान की हैसियत से ये अकीदा बहुत मदद करता है कि जज्बा इस्लामी हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह की मदद फौरन पहुंचती है। इन तीनों को अल्लाह की मदद हासिल थी। सगीर ने अपने साथियों से कहा कि अब तेज चलना होगा क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ड्यूटी अफसर गश्त पर आ गया तो दोनों संतरियों को गश्त से गैर हाजिर देखकर हंगामा बपा कर देगा और यहाँ सिक्योरिटी फोर्स के बेशुमार आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। ये खतरा भी था कि ये दोनों संतरी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रहे होंगे और उनकी जगह दूसरे दो आ रहे होंगे। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें पता चल जाए कि उनके पहले दो संतरियों की लाशें सरकंडों में पड़ी हैं। सगीर ने डॉक्टर रशीद और खालिदा को खासा तेज चलाया, फिर उन्हें तसल्ली दी कि नाला करीब आ रहा है, फिर उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। असल परेशानी खालिदा की थी कि वो थक गई होगी, लेकिन उसकी बातों से पता चलता था कि वो बिल्कुल नहीं थकी, बल्कि वो मुतमईन है कि सरहद करीब आ गई है। उसे ये तो मालूम ही नहीं था कि वो सरहद के जितनी करीब होते जा रहे हैं खतरे इतने ही बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह का खास कर्म था कि सगीर इस रास्ते से और इस जमीन से वाकिफ था। 1.5 किलोमीटर और आगे गए तो नाला आ गया। उसके किनारे दीवारों की तरह ऊंचे थे और नाला कई जगहों से दाएं बाएं मुड़ता था। सगीर ने एक जगह देख ली जहां ढलान थी और वहां से नाले में उतरा जा सकता था। सगीर के कहने पर डॉक्टर रशीद ने खालिदा को अपने बाजू में लपेट लिया क्योंकि ढलान उतरते उसके गिरने का खतरा था। निहायत आहिस्ता आहिस्ता वो ढलान उतर गए और जहां उतरे वहां पानी जमा था, लेकिन टखनों से ऊपर तक गहरा था। सगीर ने उन्हें कहा कि वो इस तरह चलें कि पाँव की शराब शराब जैसी आवाज न आए। चांद ऊपर आ गया था और अब तारीकी का पर्दा उठ जाने से दूर से नजर आ जाने का खतरा था। खतरे से बचने का एक जरिया ये था कि एक तरफ का किनारा जरा सा ऊंचा था और चांद उसी तरफ से ऊपर आ रहा था। उस किनारे का साया अभी कुछ लंबा था जो उन्हें बवक्ते जरूरत छुपा सकता था। तीनों नाले में चलते गए और पानी एक तरफ हो गया। वो किनारे के साथ हो गए जहाँ पानी तो नहीं था, लेकिन कीचड़ था या जमीन इतनी नरम थी कि पाँव उसमें धंसते थे। इससे जल्दी थक जाने का अंदेशा था। फिर भी वो चलते गए और जिस तरफ नाला मुड़ता था उधर को मुड़ते गए। उन्हें एक बार फिर बातों की आवाजें आने लगी। इत्तेफाक से वहाँ किनारा जरा सा ऊंचा था और ऊपर जाकर ये दीवार सी आगे को हो गई थी, यानी नाले में झुकी हुई थी। उसके नीचे मिट्टी की एक ऊंची और कुछ लंबी डेरी थी जिससे साफ पता चलता था कि ये बहुत बड़ा तोदा है जो कि किनारे से कट कर नीचे गिरा था। तीनों उस किनारे और उस गिरे हुए तोदे के दरमियान चले गए। वहाँ किनारे का साया था और छुपने की भी निहायत अच्छी जगह थी। क्या बकवास करते हो? किनारे के ऊपर से आवाज आई। क्या उन दोनों को जिन भूत उठा के ले गए हैं? अच्छी तरह देखना था, कहीं सो गए होंगे। ये यकीनन किसी अफसर की आवाज थी जिसमें अफसरी का रौब भी था, गुस्सा भी और हुक्म भी। उसने 2-3 नंगी गालियां देकर कहा, कहीं सो गए हैं और भूल गए हैं कि उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और वापस रिपोर्ट करनी है। चलो और उन्हें ढूंढो। वो यकीनन उन दोनों संतरियों को ढूंढ रहे थे जिन्हें डॉक्टर रशीद और सगीर ने मार डाला था। पता चल रहा था कि किनारे के ऊपर एक तो नहीं बल्कि 5-7 आदमी हैं। वो वहीं रुके रहे और अपने ऑफिसर की डांट डपट और गालियां सुनते रहे। खासी देर बाद वो वहां से टले और सगीर ने अपने साथियों से कहा कि अब आगे बढ़ो। वो ऊंचे किनारे के साए में आगे ही आगे बढ़ते गए। तकरीबन निस्फ घंटा बाद सगीर ने उन्हें बताया कि अब आगे आखिरी मोड़ आएगा और हम नाले से निकल जाएंगे। नाला खुश्क नहीं था, कहीं पानी था और जहाँ पानी नहीं था वहाँ दलदल थी और कहीं कहीं रेत थी, लेकिन उस पर चलना महाल हो रहा था। चांद और ऊपर आ जाने की वजह से दूर से नजर आने का खतरा बढ़ गया था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद की कि वो उस जगह तक पहुँच गए जहाँ से नाले से निकलना था। वहाँ ऐसा मोड़ था जो सरहद की उल्टी तरफ जाता था। सगीर ने एक ढलान देख तो ली, लेकिन वहाँ से चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सगीर ने डॉक्टर रशीद को अपने कंधों पर बिठाया, फिर उसे कहा कि वो किनारे को पकड़कर उसके कंधे पर खड़ा हो जाए और ऊपर चला जाए। डॉक्टर रशीद इस तरह ऊपर चला गया और पेट के बल लेटकर बाजू नीचे लटकाया। सगीर ने खालिदा को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया, फिर उसे कहा कि वो कंधे पर खड़े होकर डॉक्टर रशीद का हाथ पकड़ ले। इस तरह खालिदा भी ऊपर चली गई।
सगीर ने इधर उधर देखकर सीधे खड़े किनारे में पांव रखने की जगह देख ली और वहां पांव रखा और ऊपर कहीं हाथ टिकाया और इस तरह इतना ऊपर हो गया जहां डॉक्टर रशीद का हाथ पहुंच गया। सगीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन ऊपर जमीन शायद ढलानी सी थी कि रशीद का जिस्म आगे को सरकने लगा। डॉक्टर रशीद ने खालिदा से कहा कि वो उसके टखने पकड़कर पीछे को खींचे। खालिदा ने ऐसे ही किया और उधर सगीर ने डॉक्टर रशीद के दोनों बाजू पकड़े, कुछ पांव किनारे के साथ टिकाए ताकि उसका सारा वजन डॉक्टर रशीद को ना उठाना पड़े। आखिर वो ऊपर चला गया। खालिदा पसीने से नहा गई थी। सबसे ज्यादा ताकत उसे सर्व करनी पड़ी थी क्योंकि उसने डॉक्टर रशीद को पीछे खींच रखा था, वरना डॉक्टर रशीद सगीर के वजन से फिर वापस नाले में जा गिरता। अब समझो पहुंच गए। सगीर ने कहा, मेरे साथ आओ। वो निस्फ घंटे से ज्यादा चले होंगे कि उन्हें खेत नजर आने लगे जिनमें इस मौसम का फसल खड़ा था। वो दो खेतों के दरमियान से गुजर रहे थे जब बड़ी ही जोर से आवाज आई, हाल्ट फ्रेंड। सगीर ने बुलंद आवाज से कहा, आगे आ जाओ भाई, अपने ही आदमी हैं। दो रेंजर के सिपाही राइफलें उनकी तरफ किए मुंडीर पर नमदार हुए और उनकी तरफ चले। सगीर ने अपने साथियों से कहा कि हाथ ऊपर उठा लें। उन तीनों ने हाथ ऊपर उठा लिए और उन दोनों गश्ती संतरियों की तरफ चल पड़े। संतरी इतने कच्चे तो नहीं थे कि उन पर फौरन एतबार कर लेते। करीब आकर उन्होंने फिर पूछा कि वो कौन है। हम पाकिस्तानी हैं। सगीर ने कहा, हमें चौकी तक ले चलो, असल बात वहाँ बताएंगे, हमारी जामे तलाशी ले लो। दोनों संतरियों ने खालिदा को देखा तो वो मजाक के मूड में आ गए। बकवास बंद करो। सगीर ने बारोब आवाज में कहा, हम इंटेलिजेंस के आदमी हैं, तुम्हारी इस बदतमीजी की रिपोर्ट अगर कर दें तो जानते हो तुम्हारी सजा क्या होगी। फौरन हमारे साथ चौकी तक चलो, नहीं जाते तो हमें मालूम है चौकी कहाँ है। इंटेलिजेंस का नाम सुनकर संतरी दुबक गए। सगीर आगे आगे चल पड़ा और संतरियों ने कहा कि वो उन तीनों के पीछे पीछे आए। सगीर को मालूम था कि इस इलाके की चौकी कहाँ है। वो छोटा सा एक गांव था जिसमें रेंजर्स की एक पोस्ट बनी हुई थी। तुम लोग समझते हो कि जो कोई इस इलाके में घूमता फिरता है वो कोई स्मगलर ही होगा। सगीर ने दोनों संतरियों से अफसरों के अंदाज से कहा, अब तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, आइंदा ऐसी बदतमीजी किसी के साथ में ना हो। वो दोनों संतरी ऐसे मरूब हुए कि उन्होंने सगीर को इंटेलिजेंस का कोई बड़ा अफसर समझकर माफी मांगी। जब वो पोस्ट वाले गांव में दाखिल हुए तो फजर की अजान की आवाज बुलंद हुई। सगीर रुक गया और दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर कहा, तेरी आवाज मक्के और मदीने, अल्लाह ने हमारा जिहाद कबूल कर लिया है। डॉक्टर रशीद ने कहा, पाकिस्तान में हमारा इस्तकबाल अल्लाह की मुकद्दस आवाज से हुआ है, हमारा मुस्तकबिल इंशाअल्लाह दरख्शां होगा। चौकी पर पहुंचकर सगीर ने कहा कि चौकी के इंचार्ज को फौरन जगा दें। वो इंस्पेक्टर के ओहदे का अफसर था जो पोस्ट के बाहर कहीं सोया हुआ था। दोनों संतरी वापस चले गए। इंस्पेक्टर गुस्से की सी हालत में पोस्ट में आया और उन तीनों को घूर कर देखा। कौन हो तुम लोग? उसने पूछा। जनाबे आली, सगीर ने कहा, डिवीजन हेडक्वार्टर में हमारे आने की इत्तला दे दे या ISI को फोन करें। इंस्पेक्टर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी उन पर एतबार करने वाला नहीं था। उसने कहा कि पहले अपनी शिनाख्त करवाएं और बताएं कि हैं कौन और वो किस मिशन पर हैं। सगीर ने उसे इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बताया और कहा कि वो फौरन ISI या डिवीजन हेडक्वार्टर को फोन करे। फिर उसने इंस्पेक्टर से कहा कि वो चाय वगैरह का इंतजाम करे क्योंकि वो सारी रात पैदल चलते रहे हैं। उन्हें वहाँ नाश्ता मिल गया। फिर टेलीफोन वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया और 11 बजे के लगभग इंस्पेक्टर को हुक्म मिला कि वो तीनों को डिवीजन हेडक्वार्टर ले आए। तकरीबन आधे घंटे बाद सगीर डिवीजन कमांडर को अपनी कहानी सुना रहा था। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी जो डिवीजन कमांडर सुन लेता और कोई फैसला सादिर कर देता। ये तो अलिफ लैला की दास्तानों जैसी दास्तान थी, बहुत ही तवील और किसी हद तक नाकाबिले यकीन। उस मेजर जनरल ने थोड़ी सी सुनी तो वो इस सोच में पड़ गया कि इन तीनों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की है, इन्हें गिरफ्तार करके इनके बयान लेने हैं। लेकिन ये काम फौज का नहीं बल्कि सिविल पुलिस का है। ये डिवीजन कमांडर की सरदर्दी नहीं थी। ये तो इसलिए उसने उन्हें अपने पास बिठा लिया था कि ये उनकी दरख्वास्त थी कि वो डिवीजन कमांडर से मिलना चाहते हैं और उनका ताल्लुक ISI के साथ है। मेजर जनरल को इस पर भी शक हुआ कि ये दोनों जवान आदमी हैं और इनके साथ एक खूबसूरत और नौजवान लड़की है। ये जासूस ही हो सकते हैं और जो बयान दे रहे हैं ये महज धोखा और फरेब हो सकता है। लेकिन सगीर कह रहा था कि वो इंडिया का जासूस था। सरहद पार करते वो जख्मी हुआ था और उसके साथी डॉक्टर रशीद ने उसे अंबाला के मिलिट्री अस्पताल से फरार करवाया है और अब वो पाकिस्तान में इंडिया के जासूसों को गिरफ्तार करवाएगा। ये तीनों कितने ही जज्बाती लहजे में अपनी बात क्यों न सुनाते, खा कुरान पर हाथ रख कर बयान देते, फिर भी मेजर जनरल ने इन पर एतमाद नहीं करना था। अलबत्ता जनरल ने यह महसूस कर लिया कि इन्हें अभी पुलिस के हवाले ना किया जाए बल्कि ISI उनके बयान ले और अपने तरीकाकार के मुताबिक इन्हें ठोंक बजा कर देख ले। दो ही सूरतें थी
ایک یہ کہ یہ خود کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور دوسری یہ کہ ایک ڈرامہ کھیل کر پاکستان میں داخلہ چاہتے ہیں۔ میجر جنرل نے انہیں باہر یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ یہ زیر حراست ہیں اور اگلے حکم تک انہیں نگرانی میں رکھا جائے۔ میجر انہیں باہر لے گیا تو میجر جنرل نے ISI کو فون کیا۔ وہاں کے کرنل انچارج کو انتہائی مختصر الفاظ میں بتایا کہ 2 آدمی ایک لڑکی کے ساتھ سرحد پار کر کے آئے ہیں اور وہ اپنا تعلق ISI کے ساتھ بتاتے ہیں، لیکن معاملہ کچھ مشکوک ہے۔ بہتر ہے کہ انہیں ISI ہی اپنی کسوٹی پر پرکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ انہیں پولیس کے حوالے کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ISI کا کرنل ایک میجر کے ساتھ آ گیا۔ یہ میجر امتیاز تھا۔ ڈویژن کمانڈر کو چاہیے تھا کہ ڈاکٹر رشید، صغیر اور خالدہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیتا، لیکن نہ جانے اسے کیا سوجی کہ اس نے انہیں کہا کہ وہ بھی ان کی پوری داستان سننا چاہتا ہے اور دیکھے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کے واقعات ہوتے ہی رہتے تھے اور ہوتے ہی چلے جائیں گے، لیکن اس قسم کا واقعہ ڈویژن کمانڈر کے سامنے پہلی بار آیا تھا۔ اسے یہ اتنا دلچسپ لگا کہ تینوں کو اپنے دفتر میں بٹھا کر تفتیش شروع کرا دی۔ صحیح تفتیش تو ISI کو اپنے طریقے اور تجربے کے مطابق اپنے ہاں جا کر کرنی تھی۔ یہاں صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ تینوں کہتے کیا ہیں۔ کرنل اور میجر امتیاز سمجھ گئے تھے کہ ڈویژن کمانڈر اپنی دلچسپی کی خاطر یہ کہانی سننا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر رشید اور خالدہ کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور صغیر سے کہا کہ وہ اپنے متعلق مختصراً بتائے۔ آپ کا حکم ہے کہ بات مختصر کروں، صغیر نے ایسے پختہ لہجے میں کہا جس میں خود اعتمادی کی جھلک غالب تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہاں بات مختصر کی جائے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہاں انڈیا کے ایک ایجنٹ کی حیثیت سے کیا کیا وارداتیں کی ہیں، کون کون میرے ساتھ تھا اور کس کا کیا رول تھا۔ یہ ساری باتیں ISI کے ڈائریکٹر جنرل کو بتاؤں گا اور اپنے رنگ کی نشاندہی کر کے سب کو گرفتار کرواؤں گا۔ صغیر نے بتایا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کس طرح انڈیا کی انٹیلیجنس کا ایجنٹ بنا تھا، کتنی بار انڈیا گیا اور وہ ہوش میں اس وقت آیا جب اس کے کیے ہوئے دھماکے میں اس کا اپنا ایک سگا بھائی مارا گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کس طرح انڈیا لے گئے تھے اور سرحد پار کرتے اسے ٹانگ میں گولی لگی اور امبالہ ملٹری ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر رشید نے اسے کس طرح بیدار کیا اور کس طرح ہسپتال سے فرار کروایا۔ اس کے بعد صغیر نے جو سفر طے کیا تھا وہ انتہائی مختصر کر کے سنا دیا، اور پھر جس طرح جالندھر کے راستے میں ڈاکٹر رشید اور خالدہ کے ساتھ معجزہ نما ملاقات ہو گئی وہ سنائی اور سرحد پار کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس نے کہا کہ رینجرز کے گشتی سنتری نہ مل جاتے تو پھر بھی وہ رینجرز کی پوسٹ پر پہنچ جاتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر رشید کو بلایا گیا اور صغیر کو الگ بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر رشید نے بھی حکم کے مطابق مختصر بیان دیا، جس میں اس نے بتایا کہ صغیر کے ساتھ امبالہ کے ملٹری ہسپتال میں اس کی ملاقات کس طرح ہوئی اور کس طرح تعارف ہوا۔ اس نے بتایا کہ صغیر کو کون سا ٹرانکولائزر دیا جا رہا تھا جو اس نے خطرہ مول لے کر روک دیا، اور اس طرح صغیر بیدار ہو گیا۔ بیدار بھی ایسا ہوا کہ مرد مومن بن گیا۔ ڈاکٹر رشید نے اسے فرار کرانے کا جو خطرہ مول لیا تھا وہ بھی سنایا، اور پھر جس طرح اسے ٹارچر کر کے پاگل خانے تک پہنچایا گیا، اور پھر اللہ نے عبدالستار کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے پاگل خانے سے فرار کرا دیا۔ ڈاکٹر رشید نے بھی بتایا کہ صغیر کے ساتھ جالندھر کے راستے میں کس طرح غیر متوقع طور پر ملاقات ہو گئی، اور پھر وہ کس طرح جالندھر سے چلے اور سرحد پار کی۔ خالدہ کو بلایا گیا۔ اس نے اپنا بیان سسکیوں اور ہچکیوں کی زبان میں آنسوں کی روانی میں دیا۔ اس نے کہا کہ اپنی عصمت کی خاطر اس نے اپنا گھر اور اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا ہے۔ اگر وہ اپنی عصمت ہندو افسروں کے حوالے کر دیتی تو اس کے لیے عیش ہی عیش تھی، لیکن اسلام کی بیٹی کی یہی ایک متاع ہوتی ہے جس کے تقدس کو پامال کرنے پر وہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر رشید نے اس کے لیے قربانی دی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ صغیر کے متعلق بھی اس نے وہ باتیں سنائیں جن سے یہ پتا چلتا تھا کہ صغیر کس طرح صراط مستقیم پر آیا یا لایا گیا۔ خالدہ کو بھی دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران ملٹری پولیس کے ایک حوالدار اور 3 جوانوں کو بلا لیا گیا تھا۔ انہیں بہرحال زیر حراست رکھنا تھا۔ صحیح انویسٹیگیشن تو آپ ہی کریں گے، میجر جنرل نے کہا۔ میری رائے یہ ہے کہ تینوں سچے معلوم ہوتے ہیں۔ میں اپنی رائے یہ سن کر دے رہا ہوں کہ یہ سرحد پار کرتے پکڑے نہیں گئے بلکہ خود رینجرز کی پوسٹ پر پہنچے اور پوسٹ کے انچارج سے کہا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر یا ISI کو فون کریں یا انہیں وہاں تک پہنچا دیں۔ پھر میں نے اس لڑکی کا رونا دیکھا۔ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے سر، ISI کے کرنل نے کہا۔ صحیح انویسٹیگیشن تو ہم ہی کریں گے اور یہ 1-2 دنوں کا کام نہیں۔ لمبی داڑھی والے نے جو اپنا نام صغیر بتاتا ہے، اپنا پاکستان کا ایڈریس دے دیا ہے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں۔ باقی رہا لڑکی کا رونا تو وہ میں عرض کروں گا سر۔ انسانی فطرت بڑی آسانی سے عیار ہو جایا کرتی ہے اور پھر 100 بیس بدل لیتی ہے۔ ایسے بعض عیار مظلومیت کا اظہار اور اداکاری ایسے طریقے اور مہارت سے کرتے ہیں کہ پتھروں کے آنسو نکال لیتے ہیں۔ میری عرض یہ ہے سر، میجر امتیاز نے کہا، آپ نے یہ بھی ٹھیک فرمایا ہے
कि जासूस इस तरह नहीं आया करते, बल्कि वो कानूनी तरीके से आते हैं, अपने सिफारत खाने के मुलाजिम बनाकर लाए जाते हैं। ये आमतौर पर हिंदू होते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बाकायदा पासपोर्ट और वीजे पर आते हैं, गैर कानूनी तौर पर सरहद पार भी कराते हैं और पकड़े नहीं जाते। स्मगलरों ने सरहद के पासबानों के साथ गठजोड़ कर रखा होता है। बाज जासूस इन स्मगलरों के साथ आते भी हैं और चले भी जाते हैं। यही वजह है कि हम बाज स्मगलरों को अपने जेरे असर रखते हैं। ये तो जरा लंबी और गहरी बातें हैं। एक अखबारी खबर याद आ गई है। 1.5-2 साल पहले अखबारों में खबर आई थी कि गुज़श्ता 7-8 सालों में कितने हजार हिंदू और भारतीय मुसलमान चंद दिनों के या एक महीने के वीजों पर आए और उनमें से कमोबेश 4,500 वापस ही नहीं गए। ये खबर बिल्कुल सही है, डिवीजन कमांडर ने कहा, लेकिन उन 4,500 आदमियों को पाकिस्तान में ढूंढना और पकड़ना फौज का काम नहीं, ना ये ISI का काम है। इसके लिए बाकायदा महकमा मौजूद है और ये इस महकमे की कोताही है। सरहद पर कोई दीवार तो है नहीं सर, कर्नल ने कहा। ये जो इन्होंने समझौता एक्सप्रेस चला रखी है और फिर दूसरे मुल्कों के साथ इंडिया की जो तिजारत चलती है, उनका माल पाकिस्तान में से गुजरता है। ना माल चेक होता है और ना माल लाने ले जाने वालों की चेकिंग होती है। आप ये भी जानते हैं सर, हमारी हुकूमत में से कभी कभी ये आवाज उठती है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन वीजा की पाबंदियां खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। भारत तो ऐसी फरमाइशें भी कर चुका है। आप ये भी जानते होंगे सर, मेजर इम्तियाज ने कहा। इंडिया का सिफारत खाना इस मुल्क के जासूसों और तखरीबकारों का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तानियों को यहीं से इंडिया के एजेंट बन जाने की तरगीब और दौलत की पेशकश मिलती है।